हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सब चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? किसी को पता है? मेजरमेंट स्केल। सॉरी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंतर्गत ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वेरिएबल क्या होता है, सैंपल कैसे लेते हैं, रिसर्च डिजाइन क्या होना चाहिए, किस तरह का कैसे लिटरेचर रिव्यू करते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम किया जाता है, मतलब कि कैसे शोध समस्या को खोजा जाता है। तो ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सारा आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना इसको हम कहते हैं। इन रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट यानी कि पूर्वानुमानित कथन, ठीक है। पहले से ही आप अपने रिसर्च में एक अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे रिसर्च का रिजल्ट कैसा आएगा, इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो ये आप पहले से ही एक अनुमान लगा लेते हैं कि हम जो रिसर्च करने वाले हैं, जिस तरह का मेथोडोलॉजी हमने यूज किया है, जैसा हमने सैंपल टेक्निक किया है, जिस तरह के वेरिएबल लिए हैं, उस अकॉर्डिंग हमारा रिसर्च का रिजल्ट क्या होगा, कुछ आप पूर्व में ही अनुमान लगा लेते हैं कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो वो जो अनुमान आप लगाते हैं, कल्पना जो करते हैं पहले ही, परिकल्पना यानी कि पूर्व कल्पना, पहले ही आप जो कल्पना करते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड बाय साइंटिफिक मेथड, इसको साइंटिफिक मेथड से फिर क्या किया जाता है, जो हम हाइपोथेसिस बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आगे चल के उसका टेस्ट करते हैं, जिस और हम रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ सम डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। जैसे कि हम योग या फिर योग और स्ट्रेस का ले रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि योग करने से स्ट्रेस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेस का क्या होता है, अगर हम स्ट्रेस में योगा करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमने क्या किया, एक कल्पना कर ली कि पहले ही कि योगा का स्ट्रेस पे क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कल हमने देखा था योगा क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और आपका स्ट्रेस जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस क्या होता है, आपका जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, पहले से ही अनुमान स्थापित करता है कि इनके बीच में ऐसा संबंध हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। Hypothesis may be defined as a preposition or set of preposition as a explanation for the occurrence of some specific group or phenomena, either asserted merely as provisional to guide the some investigation, ठीक है। मतलब यही चीज इसमें बताया जा रहा है कि एक सेंटेंस है, एक प्रीपोजिशन है या एक वाक्य है जो पहले ही आपको गाइड करता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। पहले ही हमें एक दिशा बता देता है, एक हम इससे क्या होता है, अगर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमें एक दिशा मिल जाती है कि हमारा रिसर्च इस तरह से जाना चाहिए, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है कि एक दिशा निर्देश नहीं होता है कि हम नेगेटिव की तरफ भी जा सकते हैं, हम पॉजिटिव की तरफ भी जा सकते हैं, या हम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस जब हम लेते हैं तो इससे हमें एक दिशा मिल जाती है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। और हाईली प्रोबेबल इन द लाइट ऑफ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, ठीक है। पूर्व जो थ्योरीज बनी है या सिद्धांत बने हैं उसके अनुसार पर हम एक सबसे ज्यादा या जितना अत्यधिक संभावित, हाईली प्रोबेबल यानी कि क्या होता है, अत्यधिक संभावित एक कल्पना करते हैं कि इसका रिजल्ट इस तरह से आ सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि पहले ही एक पूर्व अनुमान कर लेना कि आपके स्टडी का रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट रिसर्च विदाउट क्रिएटिंग हाइपोथेसिस, क्या ये
बिना हाइपोथेसिस के आप स्टडी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको एक अध्ययन के लिए आवश्यक नहीं है कि आप हाइपोथेसिस बनाएं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बनाए का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लिखेंगे नहीं, जैसे आप अपना सिनॉप्सिस बना रहे हैं, उस सिनॉप्सिस में हाइपोथेसिस नहीं लिखेंगे तो भी आपका क्या होगा कि वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम औपचारिक रूप से नहीं बनाते हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से हमारे माइंड में एक हाइपोथेसिस होता ही है, ठीक है। भले ही हम औपचारिक रूप से उसको अपने उसमें नहीं लिखते हैं, फॉर्मल हाइपोथेसिस नहीं बनाते अपने स्टडी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अगर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं और प्रीवियस में जो पूर्व शोध हुए हैं उनकी समीक्षा करते हैं, तो उसके बाद हमारे माइंड में एक रोड मैप बन जाता है, एक रिजल्ट क्या होना चाहिए या क्या होगा, ये आपके माइंड में अनौपचारिक रूप से आ जाता है। इनफॉर्मल हाइपोथेसिस आप अपने माइंड में बना लेते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए फॉर्मली आप उसको अपने सिनॉप्सिस में या थीसिस में लिखना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। तो ये आपका हाइपोथेसिस हुआ। हाइपोथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये क्या होता है, एक डायरेक्शन देता है, स्पेसिफिसिटी एंड फोकस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस की क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हाइपोथेसिस हमें एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है, ठीक है, दिशा निर्देश करता है। और वो स्पेसिफिसिटी यानी कि हमारी स्टडी को फैलने नहीं देता, उसको एक स्पेसिफिक बना के रखता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ योगा और स्ट्रेस पे काम करना है, ठीक है। इसके आगे पीछे हमें काम नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे जैसे लिटरेचर रिव्यू करेंगे या जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी अच्छा टॉपिक है, ये भी अच्छा चीज है, लेकिन आप उसको स्टडी में इंक्लूड नहीं कर सकते। आपने जो पहले किया है, जो आपने पहले सिनॉप्सिस में बताया, उसी चीजों को आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो अगर आपके पास एक हाइपोथेसिस होता है तो आप क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं, उसी टॉपिक पे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपका फोकस जो है वो बना रहता है उस टॉपिक पे। अगर आपके पास हाइपोथेसिस होता है तो आपका फोकस बना होता है, आप इधर उधर भटकते नहीं है, ठीक है, कि मेरा हाइपोथेसिस ये है, मुझे इसी पे काम करना है। लेकिन आपको और कुछ नई चीजें पता चलती है तो बाद में आप उसको क्या करते हैं, सजेशन पे दे देते हैं कि ये सजेशन है, आप आगे इस तरह से और स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाइपोथेसिस का क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। हाइपोथेसिस is important to a researcher to collect the specific information for which the study has to be conducted, ठीक है। वही चीज दोबारा लिखी हुई है कि ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है जिसके लिए स्टडी कंडक्ट की गई है, जिसके लिए स्टडी बनाया गया था पहले, उसी उसी पे ये क्या रहता है, फोकस रहता है। अगर हमारे पास कोई हाइपोथेसिस होता है तो हम उसी पे फोकस रहते हैं, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है हाइपोथेसिस के? तो हाइपोथेसिस की विशेषता है, हाइपोथेसिस थीसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, ठीक है। आपका हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव की तरह क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज यानी कि छोटा, लंबा, मतलब 4-5 लाइन का आप हाइपोथेसिस ना लिखें, उसके लिए क्या होना चाहिए, छोटा और क्लियर और छोटा होना चाहिए। प्रिसाइज मतलब छोटा, ठीक है। हाइपोथेसिस नॉट क्लियर एंड प्रिसाइज, द inferences drawn on the basis cannot be taken as reliable। अगर आपका हाइपोथेसिस आपने दिया है वो क्लियर नहीं है और प्रिसाइज नहीं है, तो जो उससे अनुमान निकाला जा रहा है या उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिलायबल नहीं माना जाएगा, यानी कि विश्वसनीय नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये वर्ड्स आप लोग को याद है ना, रिलायबल, वैलिड, ये सब याद रखिएगा, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। टेस्टेड यानी कि जिसको आप टेस्ट कर सकें, उसको आप मेजर कर सके, बाद में हम क्या किस किस तरह से टेस्ट किया जाता है वो हम आगे देखेंगे। तो आपका हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसको टेस्ट किया जा सके, ठीक है। उस पर कोई पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगा करके उसका रिजल्ट निकाला जा सके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता, ऐसा हाइपोथेसिस आपको नहीं बनाना है, ठीक है। हाइपोथेसिस शुड स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उनके बीच में क्या संबंध है, उसको आपके हाइपोथेसिस में वो इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। इट हैपन टू बी रिलेशनशिप हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप हाइपोथेसिस है तो उसके बीच में क्या संबंध है, कि पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, तो वो आपके हाइपोथेसिस में इंक्लूड होना चाहिए।
हाइपोथेसिस शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक, ठीक है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, लिमिटेड स्कोप होना चाहिए। स्कोप एंड लिमिटेशन हम अपने स्टडी में देते हैं कि हमारा लिमिटेशन क्या है, कि हम सिर्फ महाराष्ट्र के नागपुर स्टेट में ही काम करेंगे, पूरे महाराष्ट्र में काम नहीं करेंगे। इसका स्कोप क्या है, मतलब उसकी क्या क्या यूटिलिटी है, वो सारी चीजें आपके हाइपोथेसिस में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद मोस्ट नोन फैक्ट, ठीक है, आपका एकदम नया फैक्ट भी नहीं होना चाहिए हाइपोथेसिस में, उसका कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए, कोई ना कोई बेस होना चाहिए, या उसका कोई पूर्व में उस तरह का कोई रिसर्च हुआ हो, ठीक है, उस तरह का उसका बेस होना चाहिए, मतलब कि बेसलेस आप हाइपोथेसिस नहीं बना सकते, ठीक है। उसका कोई फैक्ट हो, उसका कोई बेस हो, या पहले ही उसके रिलेटेड कोई आपके पास लिटरेचर हो, तो उसके बेसिस पे ही आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं, ठीक है। इट शुड हैव एम्पेरिकल रेफरेंसेस, और ये क्या होना चाहिए, एम्पेरिकल यानी कि एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस किया जा सके, ऐसा आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके हाइपोथेसिस की विशेषता है, ये हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में पहला आता है आपका नल हाइपोथेसिस, नल यानी कि शून्य परिकल्पना कहते हैं इसको। इट इफ वन कैन if one can have compare method A with method B about its superiority, and if we propose one of the assumption that both method are equal, ठीक है। मान लीजिए कि हमें दो मेथड के बारे में क्या करना है, एजम्पशन करना है, मतलब जैसे कि हमें पेस्टिसाइड ए और पेस्टिसाइड बी है, ठीक है। इन दोनों पेस्टिसाइड के बारे में हमें क्या करना है, बताना है कि इन दोनों में से ए अच्छा है या बी अच्छा है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है, हम कह रहे हैं कि ए और बी दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो मेथड है वो क्या है, इक्वल है, या दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, दोनों एक जैसे ही अच्छे हैं, तो उसका उस तरह के में हम क्या लेते हैं, उस तरह का जब हमारा हाइपोथेसिस है तो उसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम किस तरह का हाइपोथेसिस बनाएंगे कि पेस्टिसाइड ए और पेस्टिसाइड बी में कोई डिफरेंस नहीं है या कोई असमानता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? हाँ मैम। यदि किसी विधि ए और बी की आपको तुलना करनी है, और तुलना करते समय आप ये कह रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई किसी को ऊंचा या किसी को नीचा नहीं बता रहे हैं, दोनों को समान बता रहे हैं कि ए और बी दोनों में कोई भी विशिष्ट नहीं है या कोई अच्छा नहीं है, दोनों समान है, तो इस तरह का जब आप हाइपोथेसिस लेते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। नो रिलेशनशिप, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप मतलब कि जैसे कि ऊंचा या नीचा नहीं है, दोनों क्या है, समान है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अल्टरनेटिव या वैकल्पिक परिकल्पना। इसमें क्या होता है, एज अगेंस्ट दिस वी मे थिंक दैट मेथड ए इज सुपीरियर टू मेथड बी, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे पेस्टिसाइड ए पेस्टिसाइड बी से ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ज्यादा अच्छा है, अगर हम ये कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंफीरियर या सुपीरियर बताते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव बताते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। विटामिन सॉरी पेस्टिसाइड ए पेस्टिसाइड बी से ज्यादा अच्छा है या बुरा है, इस तरह से अगर हम बताते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस को अल्टरनेट हाइपोथेसिस या वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। हाइपोथेसिस के बेसिस पे आप बताते हैं त्रुटियां क्या क्या होती हैं, एरर क्या क्या होता है, ठीक है, आपके रिसर्च में क्या क्या एरर होता है ये बताया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझना भी पड़ेगा आपको, ट्रिकी है ये, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें बताया गया है हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन दैट मे प्रूव टू आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसको या तो आपको सही प्रूफ करना है या गलत प्रूफ करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि योगा और स्ट्रेस, ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि योगा और स्ट्रेस में कोई संबंध नहीं है,
ठीक है, यानी कि योगा करने से स्ट्रेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको मुझे क्या कहना है, इस हाइपोथेसिस को गलत प्रूफ करना है, इनकरेक्ट प्रूफ करना है और बताना है कि योगा करने से स्ट्रेस पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, कम होता है। तो इस हाइपोथेसिस को मुझे क्या करना है, गलत प्रूफ करना है। ठीक है, अगर मैंने नल हाइपोथेसिस बनाया है तो ठीक है, लेकिन अगर यही मैंने अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया है और कहा है कि योगा करने से स्ट्रेस में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसको मुझे क्या करना है, इसको करेक्ट प्रूफ करना है। ठीक है, राइट प्रूफ करना है। तो हमेशा आपके हाइपोथेसिस को या तो आपको राइट प्रूफ करना है या रॉन्ग, ठीक है, करेक्ट करना है या इनकरेक्ट प्रूफ करना है। ठीक है, हाइपोथेसिस को हमें लास्ट में जाकर के जब आप रिजल्ट एंड डिस्कशन करते हैं, वहां पे उसको क्या करते हैं, आप प्रूफ करते हैं या डिसप्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइपोथेसिस को, एजम्पशन को प्रूफ या डिसप्रूफ किया जाता है। ठीक है, इफ इट इज पॉसिबल to arrive at the an incorrect conclusion about the hypothesis for a variety of reason। ठीक है, मतलब कि कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि आपका जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं उस तरह का रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, इनकरेक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं क्या प्रूव करना चाह रही हूँ, योगा से स्ट्रेस पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन कभी स्टडी करते करते अगर मैंने कोई गलती कर दी या डिजाइन लेने में या सैंपल साइज कलेक्ट करने में या इस तरह से अगर मैंने कोई त्रुटि की है पहले, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे कि योगा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी स्टडी प्रभावित होगी, क्योंकि पहले स्टडी हो चुका है कि योगा करने से स्ट्रेस पे प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर सही रिसर्च डिजाइन नहीं चूज चूज किया है, सही सैंपल साइज नहीं चूज किया है, तो आपका जो रिजल्ट है या हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाता है, गलत प्रूफ हो जाता है। ठीक है, या इनकरेक्ट कंक्लूजन आ जाता है, जो आपका कंक्लूजन आना चाहिए वैसा कंक्लूजन आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? त्रुटियां हाँ हमेशा हाँ आती मैम। है। ठीक है, तो incorrect conclusion about the validity of the hypothesis may be drawn if, कैसे कैसे incorrect conclusion आ सकता है। ठीक है, the study design selected is faulty, अगर आपने जो स्टडी डिजाइन सेलेक्ट किया है वो फॉल्ट है, मतलब फॉल्टी यानी कि दोषपूर्ण है, वो सही रिसर्च डिजाइन नहीं है आपके लिए। ठीक है, हमने प्रीवियस में बहुत सारे रिसर्च डिजाइन पढ़े हैं। ठीक है, तो वो अगर आपने रिसर्च डिजाइन गलत चूज किया है तो आपका क्या होगा, जो कंक्लूजन है वो इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, द सैम्पलिंग प्रोसीजर अडॉप्टेड इज फॉल्टी। ठीक है, आपने गलत सैम्पलिंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। ठीक है, आपको यूज करना चाहिए था प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपने नॉन प्रोबेबिलिटी यूज कर लिया। आपको नॉन प्रोबेबिलिटी यूज करना था लेकिन आपने प्रोबेबिलिटी यूज कर लिया। ठीक है, तो गलत प्रोसीजर किया है, गलत सैम्पलिंग प्रोसीजर किया है, इस वजह से आपकी त्रुटि आ सकती है। ठीक है, द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपका जो डेटा कलेक्शन मेथड है, आपने जिस तरह से डेटा कलेक्ट किया है, आपने जो सैंपल आपने लिए थे वहां से जिस तरह से डेटा कलेक्ट किया वो इनकरेक्ट हो, सही ना हो। ठीक है, उसके लिए और अच्छा मेथड आप यूज कर सकते थे, लेकिन आपने जिस मेथड को यूज किया है वो सही ना हो। ठीक है, द एनालिसिस इज रॉन्ग, आप जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा रहे हैं, डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस ही गलत किया हो, उसकी वजह से भी हो सकता है त्रुटि। ठीक है, या फिर द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाइड आर इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, उसमें जिस तरह का स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होना चाहिए, आगे हम देखेंगे क्या क्या स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो आपने गलत यूज किया है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनकरेक्ट कंक्लूजन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी किसकी वजह से एरर हो सकता है। ठीक है, तो स्टडी डिजाइन आपने गलत चूज किया है, सैम्पलिंग प्रोसीजर आपने गलत चूज किया है, डेटा कलेक्शन मेथड आपने गलत चूज किया है, एनालिसिस गलत तरीके से किया है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर आपने गलत लिया है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। ठीक है, फिर बेसिकली यहाँ पे दो टाइप का एरर होता है, हेंस इट इज ड्रॉन कंक्लूजन अबाउट द हाइपोथेसिस, टू टाइप्स ऑफ एरर कैन अकर। ठीक है, दो तरह का एरर हो सकता है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर में क्या होता है ये हम देखते हैं। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है,
दिस इज नोन एज टाइप 1 एरर। ठीक है, समझ में आ रहा है? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना जबकि वो ट्रू था। ठीक है, सही था, मतलब कि जैसे कि हमने ये कहा है कि योगा से स्ट्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस आप ये जो आपने रिजल्ट निकाला है ना, ये सही है। ठीक है, कि योगा से स्ट्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप योगा करिए ना करिए, आपके स्ट्रेस लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट सही निकल रहा है। लेकिन रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि रिसर्चर को क्या है कि स्ट्रेस से योगा से स्ट्रेस पे इफेक्ट देखना है, और उसने पहले ही कल्पना की है कि योगा से स्ट्रेस पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसने क्या कर दिया, उसको अपने आप से गलत कर दिया। ठीक है, सही होते हुए भी उसने अपने आप से उसको गलत कर दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर। ठीक है, इसको सबसे बड़ा एरर कहा जाता है। ठीक है, ये किसका फॉल्ट होता है, रिसर्चर का फॉल्ट होता है। ये टाइप 1 एरर किसका फॉल्ट होता है, रिसर्चर का। याद रखिएगा, पूछा जाता है टाइप 1 एरर किसका फॉल्ट होता है, रिसर्चर का। टाइप 2 किसका फॉल्ट होता है, सैम्पलिंग टेक्निक का या सैम्पलिंग साइज का। ठीक है, तो टाइप 2 एरर क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। ठीक है, उससे अपोजिट, नल हाइपोथेसिस को वो एक्सेप्ट कर लेता है जबकि वो फॉल्स होता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या है, योगा का स्ट्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये क्या है, फॉल्स है। योगा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऐसा रिजल्ट आना चाहिए था हमारा। लेकिन हमने क्या कर लिया, इसी को ही एक्सेप्ट कर लिया कि योगा से स्ट्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर कहते हैं। समझ में आया क्या? कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये है ही थोड़ा ट्रिकी। ठीक है, आपको सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस समझना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है उसके बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा हम क्या कहते हैं, अपने नल हाइपोथेसिस में कहते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 एरर में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस ट्रू होते हुए भी हम उसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। और टाइप 2 एरर में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस गलत होते हुए भी हम उसको क्या कर लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या अभी? एनी डाउट? वॉइस आ रही है मेरी? हाँ मैम। तो समझ में आया? हाँ मैम। थोड़ा इसको समझिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें टाइप 1 एरर रिसर्चर का फॉल्ट होता है, टाइप 2 एरर उनकी सैम्पलिंग टेक्निक वगैरह का फॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये एक बार चार्ट ओके। समझ लीजिए। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ट्रू होते हुए भी उसको हम लोग गलत कर देते हैं, तो वो क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, टाइप 1 एरर। ठीक है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रू पॉजिटिव करेक्ट आउटकम। ठीक है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, करेक्ट आउटकम होगा। ठीक है, सही आपने किया है। और उसी तरह फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी सही है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये ट्रू हुआ। ठीक है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट नहीं किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपका क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है क्या? टाइप 1 टाइप 2 क्लियर है? हाँ मैम। इसमें बस इतना एक चीज याद रखिए, मैंने इसको कैसे याद किया था, एरर 1 है तो इसमें क्या है, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होते हुए भी हमने उसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। और टाइप 2 में क्या है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स होते हुए भी उसको क्या कर दिया, हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, बस इतना याद रखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और एक चीज याद रखना है, टाइप 1 एरर रिसर्चर की वजह से होता है,
टाइप 2 एरर ड्यू टू सैम्पलिंग टेक्निक सैंपल साइज की वजह से होता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। और यहाँ से प्रश्न आता है, कभी कभी पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है। चलिए, तो इसी में आगे होता है आपका टेस्ट। ठीक है, अलग अलग तरह का, जैसे हम पढ़ रहे थे कि हाइपोथेसिस को क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसका दो टाइप का टेस्ट करने का तरीका होता है, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है, एक पूछिए, इसको पूछिए क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूछ लिखा हुआ है। ठीक है, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है, तो पहला क्या है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन स्टैटिक्स, ये सारी चीजें स्टैटिक्स के पार्ट हैं और बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल रिसर्च और आपका एनालिटिकल रिसर्च जो है उसमें यूज नहीं किया जाता है, ये बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है, normal distribution in statics, the theoretical curve that show how often an experiment will produce a particular result। ठीक है, मतलब कि स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि एक कर्व बनाते हैं हम और वो बताते हैं कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कितना पर्टिकुलर रिजल्ट लेके आ रहा है। ठीक है, मतलब जिस तरह का आप रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट आ रहा है या नहीं, ये आपका क्या बताता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं रहता है तो फिर आपका रिजल्ट सही से नहीं आता है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, दिस कर्व इज बेल शेप्ड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व, अगर आपका रिजल्ट बहुत पर्टिकुलर आ रहा है, बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि अच्छा आ रहा है या जैसा आप रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा आ रहा है, तो वो उसका कर्व कैसा बनता है, बेल शेप्ड बनता है। ठीक है, एंड ट्रेड टू यूजुअली गिव अ रिजल्ट नियर टू द एवरेज, जैसा हम रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट हमें, उसके नियर बाय रिजल्ट हमें मिलता है अगर वो बेल शेप्ड कर्व बन रहे हैं। ठीक है, बट विल ओकेजनली डेविएट बाय लार्ज अमाउंट। बट ये कभी कभी क्या होता है, अगर आपने बहुत बड़ा अमाउंट का सैंपल साइज ले लिया है तो ये कभी कभी डेविएट भी हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको याद रखना ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक इन नेचर। ठीक है, सममिति, आगे हम देखेंगे इसको। और यूनी मॉडल होना चाहिए। ठीक है, मीन मीडियन और मोड, जो हम आप पढ़ते हैं, मीन मीडियन और मोड, मोड आपका स्टैटिक्स में आता है। ठीक है, इक्वल एट द मैक्स पॉइंट। ठीक है, मीन मीडियन और मोड आपका मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, यूनी मॉडल कहते हैं। असिम्प्टोटिक, असिम्प्टोटिक यानी कि लिमिटेड बिहेवियर, असिम्प्टोटिक यानी कि क्या होता है, लिमिटेड बिहेवियर, जिसमें सीमित व्यवहार होता है, वो कभी नीचे नहीं जाता है या फिर वो कभी जीरो पॉइंट से टच नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बार आप ये कर्व देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं और आपका रिजल्ट नियर बाय जैसा आप रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा आ रहा है, तो आपका रिजल्ट का जो कर्व है वो कैसा बनता है, बेल शेप्ड कर्व बनता है। ठीक है, आप जिस तरह का रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट आपका आ रहा है, तो आपका कर्व कैसा बनेगा, बेल शेप्ड कर्व बनेगा। ठीक है, और इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला आपका क्या है, सिमेट्रिक इन साइड्स। ठीक है, अगर हम इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड आपका क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मिरर इमेज बनता है ना, अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या होता है, दोनों साइड एक जैसा होता है। तो अगर हम उसको 20 से डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड एक जैसा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये इस तरह का कर्व बन जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, दोनों साइड एक जैसा नहीं बनता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कर्व बन जाता है, अलग अलग कर्व। तो अगर हम इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो वो एक जैसा नहीं बनता, लेकिन अगर आपका रिजल्ट सही आ रहा है तो वो दोनों साइड क्या होगा, एक जैसा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद असिम्प्टोटिक यानी कि देखिए ये कभी भी जीरो पॉइंट से इस तरह से टच नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये इंफिनिटी की तरफ इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और क्या है, ये जो हमारा मीन पॉइंट है, मिड पॉइंट या पीक पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, वहां पे मीन मीडियन और मोड की वैल्यू क्या होगी, एक जैसी होगी। एक जैसी मतलब कि अगर 1 है तो यहाँ सभी का 1 होगा, अगर 3 है तो सभी का 3 होगा। तो मीन मीडियन मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे इक्वल हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, मीन मीडियन मोड की वैल्यू सेम रहती है तो यूनी मॉडल।
ठीक है। ये एक बेल शेप्ड कर्व की कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिमॉडल, सिमेट्रिकल एंड असिम्प्टोटिक। ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। ठीक है, वन टेल टेस्ट क्या होता है? is statistical in test in which the critical area of the distribution is one side so that it is either gather from less than or certain value but not both। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे वन टेल्ड यानी कि एक ही तरफ पूंछ है। ठीक है, एक पुच्छी यानी कि कहने का क्या मतलब है, एक ही तरफ। या तो फिर आप उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे या उसका नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि हम ये देखेंगे कि योगा का स्ट्रेस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो आप सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही देखेंगे, उसका नेगेटिव चीज नहीं देखेंगे। ठीक है, एक साइड ही देखेंगे। वन टेल्ड यानी कि एक ही तरफ, उसका क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक ही तरफ होगा, आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, या ये ग्रेटर है या ये अच्छा है या ये बुरा है, बस एक ही चीज आप देखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ नहीं देखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन टेल्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, ग्राफ बनाते थे हम लोग इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता था, पॉजिटिव साइड होता था, है ना, ये हमारा क्या होता था, नेगेटिव होता था। ये वाला बोथ नेगेटिव, मतलब कि ये एक्स होता है, ये वाई होता है ना। तो ये एक्स का ये पॉजिटिव साइड है, ये भी वाई का ये भी पॉजिटिव साइड है ना। ऐसा पता है ना आप लोगों को, ये चीज पता है क्या? 4 क्वाड्रेंट्स होते थे उसमें, है ना। तो आप जब इस तरह का वन टेल्ड रिसर्च देखेंगे ना, तो ये आपका एक्स और वाई के पॉजिटिव साइड ही बनेगा। ठीक है, एक्स और वाई दोनों के पॉजिटिव साइड ही बनेगा अगर आप वन टेल्ड देख रहे हैं, या फिर एक्स और वाई के दोनों के नेगेटिव साइड ही बनेगा, ऐसा एक ही साइड बनेगा। ठीक है, आपका वन टेल्ड जो स्टडी होगी वो एक ही क्वाड्रेंट में बनेगा, वो दो क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम टू टेल्ड में जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये दो क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इस तरह से ये दो क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टू टेल्ड, यानी कि ये पॉजिटिव भी देख रहे हैं हम, नेगेटिव भी देख रहे हैं। ठीक है, y की वैल्यू का पॉजिटिव भी देख रहे हैं और नेगेटिव भी देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टू टेल्ड कहते हैं। अगर उसको वन साइड ही लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वन टेल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह का होता है, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड। चलिए, ये इतना मतलब थोड़ा सा समझने जितना ही है, क्योंकि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, बाकी यहाँ से इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, किस किस तरह का डेटा होता है। अभी हमने इतनी सारी चीजें देखी, उसमें से क्या होता है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या मिल गया, हाइपोथेसिस मिल गया, हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना है ये पता चल गया, वेरिएबल पता चल गया हमें। ठीक है, हमें किस तरह का रिसर्च डिजाइन यूज करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन हमारा कैसा है, हमारा डेटा क्वांटिटेटिव में आता है या फिर क्वालिटेटिव में आता है। ठीक है, मात्रात्मक है या गुणात्मक है, तो इसको समझने के लिए आपको डेटा समझना पड़ेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। बेसिकली आपका दो टाइप का ही रहेगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, हाउ मच, कितना, जैसे दूध आप ले रहे हैं तो वो कितना है। ठीक है, 1 लीटर है, 2 लीटर है। ठीक है, हाउ मेनी, कितने हैं, यानी कि 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं। हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार हो रहा है, जैसे कि आपको लेना चाह रहे हो कि पैनिक अटैक आ रहा है। ठीक है, तो पैनिक अटैक आपको कितनी बार आ रहा है। ठीक है, या कोई भी चीज आप देखना चाह रहे हैं वो आपको दिन में कितनी बार हो रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, क्वांटिटेटिव डेटा हुआ। ठीक है, जैसे रूम टेम्परेचर हो गया, शूज का साइज हो गया कि आपके शूज साइज कितने हैं। ठीक है, रूम का टेम्परेचर कितना है, तो इसमें आपको क्वांटिटी मिलेगी कि रूम टेम्परेचर हमारा 40 है। ठीक है, शूज साइज मेरा 5 है, तो ये आपको क्या मिलेगा, एक क्वांटिटी डाटा मिलेगा। ठीक है, और क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, हाउ इट्स हैपेंड, ये कैसे हुआ। ठीक है, व्हाई दिस वाज हैपेंड, ये क्यों हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कलर ऑफ सी यानी कि आपका जो समुद्र है उसका कलर कैसा होता है। ठीक है, कभी वो ब्लू दिखता है, कभी वो व्हाइट दिखता है ना। तो ये आपका क्वांटिटी डाटा मिल रहा है, सॉरी क्वालिटी डाटा मिल रहा है कि व्हाइट है, ब्लू है। ठीक है, ये आपको क्या है, इसको आप क्वांटिटी में मेजर नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है। मेथड ऑफ लव, प्यार करने का तरीका कैसा है उसका, ठीक है। किसी का भी जैसे मम्मी पापा हैं तो डांट के प्यार करते हैं या फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, क्वालिटी डाटा है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है या ठीक है, ओके ओके है, ठीक है। तो ये सारी चीजों में हमें क्या मिलता है, क्वालिटी डाटा मिलता है। क्वांटिटी नहीं बता सकते कि आपकी पर्सनालिटी 5 है 7 है, ऐसा हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी डाटा कहते हैं या क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। अब इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा के दो टाइप होता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। तो डिस्क्रीट यानी कि असतत, असतत यानी कि क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा इज ए काउंट दैट इन्वॉल्व ओनली इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि आपका 1 2 3 5 इस तरह से इंटीजर्स आपके रहेंगे, ठीक है। आप इसमें 1.1 2.3 इस तरह से नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। सिर्फ ये एक पूरा का पूरा इंटीजर होता है। द डिस्क्रीट वैल्यू कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डाटा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ क्लास। तो एक क्लास में आप बताएंगे कि 10 बच्चे हैं, ये नहीं कहेंगे कि 10 10.5 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा का क्या मतलब होता है कि वो हमें मतलब कि इंटीजर में मिलता है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर इन अ कंपनी, कंपनी में वर्कर कितने हैं तो आप उसमें बताएंगे कि 200 हैं, 200.5 है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। पॉइंट्स में हम नंबर नहीं दे सकते। नंबर ऑफ क्वेश्चन यू आंसर्ड, ठीक है। अभी जैसे आप नेट का पेपर दिलाने जाएंगे तो उसमें आप बताएंगे कि मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि 50 50.5 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डाटा कहते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक प्रॉपर इंटीजर में रहता है, उसको डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। लेकिन ये भी क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है कंटिन्यूअस डाटा, या इसको सतत भी कहते हैं हम। तो सतत में क्या होता है, कंटिन्यूअस डाटा शुड बी मीनिंगफुली डिवाइडेड इनटू फाइनल लेवल, ठीक है। एक कक्षा, अरे सॉरी ये यहाँ से इधर आ गए हैं, ठीक है। इसको आप कट कर लीजिएगा, ये यहाँ था। तो फिर जैसे हाइट है, ठीक है। तो हाइट को आप कह सकते हो 5.2, ठीक है, 4.5, इस तरह से आप उसको फाइनल डाटा में और डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको छोटे छोटे नंबर में, जैसे वेट है तो वेट को आप बता सकते हैं कि आपका 50 किलो 200 ग्राम है, 50 किलो 500 ग्राम है, ठीक है। 50 किलो है या 500 ग्राम है, इस तरह से आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। टाइम है आपका, तो टाइम भी आप बता सकते हैं कि 2:01 हुआ है, 2 मिनट हुआ है, 3 मिनट हुआ है या 15 मिनट हुआ है, 20 मिनट हुआ है। तो ये चीज आप पूरा उसको और फाइनल लेवल में आप या क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। स्पीड को भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, कि आपकी स्पीड 50 है या 50.5 है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस डाटा होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और फाइनल लेवल में उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे स्पीड है तो स्पीड किलोमीटर में है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं, मीटर में भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका इस तरह से एज सच उनका फाइनल लेवल या उसको छोटे डाटा में हम क्या नहीं कर सकते, मतलब उसको नहीं तोड़ सकते। क्लियर है क्वांटिटेटिव डाटा? हाँ मैम। ठीक है। उसी तरह से क्वालिटेटिव डाटा का भी दो टाइप होता है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल एंड नॉमिनल हमने कल ही पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नॉमिनल मतलब कि डाटा इज यूज जस्ट फॉर लेवलिंग वेरिएबल, ठीक है। जब जस्ट आप उसको लेवल करने के लिए यूज कर रहे हैं, विदाउट एनी टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यू, ठीक है। उनका कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि आपने रोल नंबर हो गया आपका, ठीक है। क्लास में रोल नंबर दे रहे हैं तो 1 2 3 4, तो ये डाटा आपने जो यूज किया है वो उसको खाली उनको लेवल करने के लिए, उनको उनको पहचानने के लिए आपने यूज किया है। उनके 1 2 3 नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। द नेम नॉमिनल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूमेन विच मीन्स नेम, ठीक है। नेम होता है, इसका मतलब क्या होता है, नाम। इट इज यूज फॉर लेवल ओनली, ठीक है। उसको हम लेवल करने के लिए ही यूज करते हैं। जैसे आपका जेंडर हो गया तो मेल फीमेल, मेल फीमेल हम बताएंगे तो उससे हमें कोई फायदा नहीं है, बस हमें ये है कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे आपका कोई फॉर्म भरते हैं तो वो पूछते हैं आपसे कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो उसका एज सच कोई वैल्यू नहीं होता है, वो खाली अब वो क्या करते हैं, आपको पहचानने के लिए कि आप मेल हैं या फीमेल हैं,
इसको पहचानने के लिए वो डेटा आपसे लिया जाता है, ठीक है, कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो ये चीज क्यों पूछा जाता है, बस आपको पहचानने के लिए कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है। इन सब का कोई वैल्यू नहीं होता है या आपके डेटा में यूजफुल नहीं होता है, ये क्वालिटेटिव डेटा होता है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आपका क्या होता है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डेटा या क्रमिक डेटा इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, ordinal data is data in which the place into some kind of order by which the position on the scale, ठीक है। जैसे कि पोजीशन के अकॉर्डिंग रैंकिंग हम इसमें देते हैं। कल भी हमने पढ़ा था ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, रैंकिंग देना, और उस रैंकिंग का वैल्यू होता है, ठीक है। अगर हम उसको फर्स्ट रैंक दे रहे हैं मतलब कि वो सभी में अच्छा है, अगर हम उसको सेकंड रैंक दे रहे हैं मतलब कि वो सेकंड नंबर पर है, ठीक है। ऑर्डिनल का मतलब क्या है, रैंकिंग देना, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपटीशन में जो हम रैंकिंग दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो वही होगा, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो डिफरेंस है वो सेकंड और थर्ड के बीच में भी वही डिफरेंस होगा, ये हम नहीं कह सकते। बस हम उनको क्या कर रहे हैं, रैंकिंग दे रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस किसी का हम क्या कहते हैं, लो है, मीडियम है, हाई है, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमिकल स्टेटस को हम कहते हैं। क्लियर है, मतलब उसमें हम ये नहीं कहते कि इनका इकोनॉमिकल स्टेटस 5 है, इनका इकोनॉमिकल स्टेटस 10 है, ऐसा नहीं कहते, लो है, हाई है। तो ये क्वालिटी डेटा देते हैं, तो ये क्या होता है, ऑर्डिनल होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। समझ में आया क्या, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम। ओके, सोर्सेस ऑफ डेटा, ठीक है, स्रोत क्या क्या है। तो डेटा कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, तो इसके सोर्स हम देखें तो ये क्या होता है, अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर वी कलेक्ट द डेटा, ठीक है। सोर्स का मतलब क्या होता है, स्रोत का मतलब क्या होता है कि कहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है, या तो आपका प्राइमरी डेटा होगा या आपका क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा मतलब क्या होता है, इट इज द डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय द रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्स, ठीक है। वो स्वयं जाके या खुद से या एक्सपेरिमेंट करके या इंटरव्यू करके या सर्वे करके जब हम कोई सोर्स जब हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है। जब हम खुद के द्वारा या सर्वे करके या इंटरव्यू लेके या एक्सपेरिमेंट करके अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इट इज अ डेटा गैदर्ड फ्रॉम द स्टडीड सर्वे और एक्सपेरिमेंट दैट हैव बीन रन बाय अदर पीपल और अदर रिसर्च, ठीक है। किसी पहले के रिसर्च में वो सर्वे हुई है, जैसे जनगणना है, ठीक है। जनगणना क्या होता है, प्राइमरी रिसर्च होता है, ठीक है। लेकिन उस जनगणना के डेटा को यूज करके कि जनगणना में बताया गया कि इतने बच्चे हैं इंडिया में, इतने एम्प्लॉय मतलब कि क्या है, अनएम्प्लॉयड है, इतने एम्प्लॉयड है, उस डेटा को अगर आप अपनी स्टडी में यूज कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, ठीक है। अगर जनगणना में जो डेटा लाया गया, जनगणना आपका प्राइमरी होगा, लेकिन उसके बाद उसमें जो डेटा आया, उसमें जो रिजल्ट्स आए, उसको अगर आप अपनी स्टडी में यूज कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, ठीक है। अगर किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को अगर आप अपने में यूज कर रहे हैं अपने स्टडी में तो वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा, ठीक है। अगर किसी और के द्वारा किया गया है या किसी और रिसर्च में किया गया है, उस डेटा को अगर आप अपने स्टडी में यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं, ठीक है। और अगर आप खुद के द्वारा सर्वे करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है। तो सोर्सेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राइमरी डेटा में क्या आएगा आपका, पर्सन, किसी पर्सन से मतलब कि स्वयं किसी से जाके आपने पूछा, इंटरव्यू लिया, ठीक है, या टेलीफोन के द्वारा या मेल के द्वारा आपने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। या पर्सनल ऑब्जर्वेशन किया, किसी जगह में आप गए, ठीक है, जैसे कहीं पे भूकंप हुआ है, उस जगह पे आप खुद गए और वहां पे आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो आपका क्या होगा, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने डेटा निकाला, ठीक है। या मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी मशीन के द्वारा ऑब्जर्व कराया, जैसे किसी की बीपी आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन लेंगे, यानी कि बीपी हम चेक करेंगे,
ठीक है, सभी लोगों का। तो ये आपका क्या होगा, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन हुआ, या कोई मशीनरी यूज करके आपने उनका डेटा कलेक्ट किया है, तो ये भी आपका क्या होगा, प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या फील्ड एक्सपेरिमेंट अगर आप कोई कर रहे हैं, तो ये आपका क्या आएगा, सभी प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और सेकेंडरी डेटा में आपका क्या है, कोई लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ने कोई कुछ चीज निकाला, या गवर्नमेंट का कोई डेटा है उसको आप यूज कर रहे हैं, या ट्रेड या प्रोफेशनल या बिजनेसेस जो हैं उन सब पे जाके उन पे कोई रिसर्च हो, जैसे कि आप कोई ट्रेडिंग करते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपना कुछ डाटा निकालते हैं, या कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज होती है वो अपना डाटा निकालती है, उस डेटा को अगर आप अपनी स्टडी में यूज कर रहे हैं तो आपका सेकेंडरी होगा। ठीक है, प्राइवेट बिजनेस फर्म्स में कोई डेटा है उसको आप अपने ले रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट आया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च हुआ है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कोई है उसका डेटा अगर आप ले रहे हैं, तो वो सब आपका क्या आएगा, सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्राइमरी डाटा में ये सारी चीजें, सेकेंडरी डाटा में ये सारी चीजें। पूछा जाता है कभी कभी कि जैसे पूछ दिया गया कि मेल हमने कहीं से गैदर किया है, वो आपका किस में आएगा, प्राइमरी डेटा में आएगा या सेकेंडरी डेटा में आएगा। ठीक है, तो ऐसा इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या प्राइमरी हो सकता है, क्या सेकेंडरी हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग और देख लेते हैं बहुत अच्छे से, ये आपको चार्ट याद रखेंगे आप, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्राइमरी डेटा का मीनिंग क्या होता है, डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। ठीक है, रिसर्चर के द्वारा, खुद के द्वारा अगर उसने कोई डेटा कलेक्ट किया है तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा कहेंगे। सेकेंडरी डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन। ठीक है, कोई दूसरे के द्वारा डेटा कलेक्ट किया गया है उसको आप अपनी स्टडी में यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनलिटी क्या होता है, जो प्राइमरी डेटा होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है और यूनिक इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा में नॉट ओरिजिनल नॉट यूनिक, क्योंकि यूनिक क्यों नहीं है वो पहले ही बता दिया गया है, और ओरिजिनल भी नहीं है क्योंकि वो किसी और के द्वारा यूज किया गया है। ठीक है, एडजस्टमेंट, डजंट नीड एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें आपका एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, इस फोकस्ड, मतलब कि आप जैसा स्टडी चाहते हैं, आप जिस तरह से डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं आप उस तरह से करेंगे। ठीक है, आपको इसमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपका सेकेंडरी डेटा में है तो आपको नीड एडजस्टमेंट, अब उन्होंने किस पर्पज से डेटा निकाला था और आप उसको किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है आपके सेकेंडरी डेटा को यूज करने के लिए। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या होता है, तो सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी रिसर्च का सोर्सेज क्या क्या होता है, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी डेटा का क्या होता है, इंटरनल रिकॉर्ड्स, कहीं से कोई रिकॉर्ड मिला है आपको, कोई कंपनी हो गई गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, या गवर्नमेंट के डाटा द्वारा कोई डेटा पब्लिश्ड किया गया है, तो वो आपका क्या आएगा, सेकेंडरी डाटा में आएगा, और एक्सेट्रा हमने जो प्रीवियस में बहुत सारी चीजें पढ़ी वो सब भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा, ये क्या होता है, क्वालिटी डेटा, ये क्या होता है, क्वांटिटी। अब देखिए प्राइमरी सोर्स जो है, प्राइमरी डेटा लेंगे उसको यहाँ पे क्वालिटी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो आपका गुणात्मक होगा, मतलब कि जो आप जिस तरह का रिसर्च आप लेना चाह रहे हैं उस तरह की क्वालिटी उसमें रहेगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, उसमें क्वालिटी नहीं होगी उतनी, क्योंकि ये पहले ही यूज कर लिया गया और वहां पे किस तरह से उसको निकाला गया था, ठीक है, किस पर्पज से निकाला गया, तो आपको क्वांटिटी में मिल जाएगा, जैसे कि इंडिया में मेल फीमेल की रेशियो क्या है, ठीक है, बच्चों का रेशियो क्या है, इस तरह से क्वांटिटी में आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, मेथड्स वही चीज फिर से बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डेस्क रिसर्च मेथड, सर्चिंग, ऑनलाइन, ऑनलाइन सर्च करते हैं हम। ठीक है, डेटा अगर हमें देना है इस तरह का सेकेंडरी सोर्स में, तो हम ऑनलाइन देखते हैं कि कहीं पे इस तरह का रिसर्च छपा है या नहीं। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये होता है कि आपको बताना है कि इंडिया में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे ऑर्फन मतलब अनाथ आश्रम में रहते हैं, कितने लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग नहीं हैं। तो ये बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट इस तरह का डेटा जो है वो पब्लिश करता है, उसको हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्च करके उसको अपनी स्टडी में यूज कर लेते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, तो प्राइमरी स्टडी की विश्वसनीयता ज्यादा रहेगी, मोर रिलायबल होगा, और सेकेंडरी डेटा क्या होगा, सेकेंडरी जो डेटा है वो लेस रिलायबल होगा, वो उसका विश्वसनीयता कम होगी। ठीक है, टाइम कंज्यूम, अब देखिए प्राइमरी रिसर्च जो है उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा।
ठीक है, क्योंकि आपको खुद से जाकर के उस डाटा को कलेक्ट करना है। लेकिन सेकेंडरी में क्या ऑलरेडी वो है, हमें बस उसको सर्च करके उसको क्या करना है, अपनी स्टडी में यूज करना है। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग ये लेस होगा, ठीक है, कम टाइम लगेगा। नीड ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको बीपी मेजर करना है तो आप खुद ही बीपी मेजर नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर बीपी मेजर करके देंगे आपको, ठीक है। लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेटर की नीड नहीं होती, क्योंकि आपको ऑनलाइन सर्च करके उसको यूज करना होता है, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है, ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको खुद से सारी चीजें करनी है तो उसमें आपको पे भी करना पड़ेगा। लेकिन ये इकोनॉमिकल यानी कि ये कम कॉस्टली होता है, ठीक है। कलेक्टेड व्हेन सेकेंडरी डाटा इज इनएडिक्वेट, कब हम प्राइमरी डाटा लेते हैं, जब हमें लगता है कि सेकेंडरी डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमें दोबारा से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तब हम क्या करते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। बिफोर प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड, ठीक है, प्राइमरी डेटा नहीं कलेक्ट किया गया, हमारा काम सेकेंडरी डेटा से ही चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी डेटा को यूज करके अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कैपेबिलिटीज क्या क्या होंगी, मोर कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। प्राइमरी डाटा क्या होगा, आपका ज्यादा कैपेबल होगा, जो आप जिस तरह का आप प्रश्न लेना चाह रहे हैं, शोध समस्या आपकी जो है उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी प्राइमरी डेटा में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा, ठीक है। सुटेबिलिटी क्या होगा, ये मोस्ट सुटेबल होगा, ये कम सुटेबल होगा, ठीक है। बायस, बायस यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एग्जिस्ट समवेयर सेफ फ्रॉम द बायस। बायस यानी कि क्या होता है, पूर्वाग्रह, ठीक है। अगर आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो वहां पे बायस होने की, बायसनेस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। वहां पे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन सेकेंडरी डाटा अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको गलतियां होने के चांसेस कम है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च करके निकाला हुआ है, ठीक है। उसमें बायसनेस, उसमें पूर्वाग्रह आप अपना नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी रिजल्ट निकला हुआ है, उसको आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है, ठीक है। कलेक्टेड बाय रिसर्चर और हिज एजेंट, यानी कि रिसर्चर के द्वारा, पर्सन दैट हु कैन कलेक्ट प्राइमरी डाटा, जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना चाह रहा है, जो रिसर्चर है वही इसको कलेक्ट करता है। प्रिकॉशन क्या लेना पड़ता है, इसमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि आप जो सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक है, वो सही है या नहीं, उसको आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, उसको आपको उसके लिए एश्योरेंस होना चाहिए कि ये सही है या नहीं। या आपने कोई ऐसे वेबसाइट से निकाल लिया है जो वेबसाइट ऑथेंटिक ही नहीं है, ठीक है, तो वो चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, सावधानियां रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये होता है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है, समझ में आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट आपका डेटा कलेक्शन।